हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। Thank you very much, Yudhir ji, and very good morning to all our listeners, Yudhir ji. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और पीके जी, ओपनिंग स्टेटमेंट जी, मैं मोंगा साहब की गल सुन रहा सीगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल गल की इन्होंने, और वो जो इन्होंने विचार दिता है कि भी 1% तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा सी कल बैठ के रोजनबर्ग की, पता नहीं इस बारे च मेरे फोन कनेक्ट होने से पहले मोंगा साहब ने इस बारे गल की कि नहीं की। रोजनबर्ग साहब ने बड़ा क्लियर किया है कि भाई सेंट्रल बैंक इज प्लेइंग विद फायर, और नाल उन्होंने यह भी विचार दिता कि जरा इंटरस्ट रेट इन्होंने हाइक किया मार्च विच वाज वेरी लेट टू कीप इन्फ्लेशन डाउन टू 2%, वो जरा है इन्होंने एक कंफ्यूज लैवल से जाके लाया जा चुका है। दे हैव नथिंग, उन्होंने एग्रेसिव पोस्चर लेना पिया जिदा कि असी हुण भुगत रहे हैं। ते नाल जिवें कहंदे ने कि यह नॉर्मल हो चुका है 75 बेसिस पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाना नॉर्मल हो चुका है। जो नहीं तो तुहानूं याद होगा युद्धि जी, साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब 50 बेसिस पॉइंट जब बताया सीगा ईयर अगो, तो बताया नहीं तां अगर कोई कहता 50 बेसिस पॉइंट तो असीं घबरा जांदे, शौक लग जाता सारे नूं। 50 बेसिस पॉइंट हुण है 75 100 असीं इस तरह आराम नाल कह दिंदे आ, वी आर इन ए फिक्स। एक गल होर बड़ी इंटरस्टिंग उन्होंने कही है कि जिस तरह पहले सेंट्रल बैंक इन्होंने मकलन साहब ने कहा सीगा कि रिसेशन चाहे आ जाए पर इन्फ्लेशन को काबू करना बड़ा जरूरी है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि जी आई थिंक कि रिसेशन इज अनअवॉइडेबल जिस हिसाब नाल चल रहा है, क्योंकि वी ऑलरेडी असी लेट एक्शन स्टार्ट किया है। तो दौरान इंटरस्ट कर करके जो कहना है विच इज क्योंकि ना देखो गल इस तरह हैगी 7.6% अगर इन्फ्लेशन हैगा, ठीक है असी पीक तो हट गया, जो मोगा साहब ने भी गल की है एग्री 100%, लेकिन एंड ऑफ 2021 के अंदर वी वर ओनली 4.8 और एक साल पहले वी वर 3.7। देखा जाए तो हुण भी डबल है, उस तो डबल है। तो थोड़ा जा थले आना मतलब मैनू तो तसल्ली नहीं देता ना दे बराबर है। नहीं सर, पीके जी एंड तसल्ली होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऑयल प्राइस की वजह नाल थले आया है। बिल्कुल ठीक है सर। इन्फ्लेशन नु देखो ना, जरा बैंक ऑफ कैनेडा जी मॉनिटर करता है सर, वो कोर इन्फ्लेशन मॉनिटर करता है, ए वाली इन्फ्लेशन मॉनिटर नहीं करता। कोर इन्फ्लेशन च असीं नॉर्मली की करते हैं, गैस ते फूड दोनों, एनर्जी एंड फूड दोनों नूं बाहर कढ़ के बाकी सर्विस सैक्टर वो चीज़ां नूं देखा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चल रहा है, कितना कुछ है, कितना होर प्रोडक्ट्स होया, बाकी चीज़ां ने वो सारिया चीज़ों को अगर देखा जाए तो हले भी इन्फ्लेशन ऊपर गई है। एक महीने पिछले महीने वो 5.2 सी, जून जुलाई चो 5.3 हुई है। तो असी जो रिलीफ देख रहे हो सिर्फ गैस प्राइसिस की वजह देख रहे हैं। इस वास्ते बैंक ऑफ कैनेडा नूं हले कोई रिलीफ नहीं आया है। बैंक बिल्कुल ठीक कर रहे। एक गल दसना मोंगा साहब, तुम्हारा विचार है कि 7 सितंबर नूं नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट 1% और 0.75%? 0.75 सेम है। 7 सितंबर नूं 0.75 की गल कर। हाँ वही मैं भी सोच रही थी, मैं कहनी थोड़ा मेरा फिर झगड़ा हो जाना आपस में, ठीक है ना। तो दोनों इको लाइन पे है, ठीक है। सिर ते हथ रख दो, बस साडे वास्ते यही बहुत है। नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा कि सारे विचार मिल गए, मतलब कि मैं सोचा तुम 1% कह रहे थे। यस, मैं आई वुड गो फॉर 0.75% इस साल दे अंदर 1% इस साल दिसंबर तो पहला हाँ साल तक या जी। तो सितंबर 7 ਨੂੰ 0.75, उस तो बाद 25 या 50 दोनों चो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अगली इन्फ्लेशन की रिपोर्ट से अगली। और मेरा यह भी मानना है कि इंटरेस्ट या आई एग्री कि बाइंग पावर में कंट्रोल करने से इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ही सब कुछ नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट करते करते अगर इन्फ्लेशन थले नहीं आता तो तुम मतलब बता लिया कि 80s वाकन 18% तक ले जाओगे। लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, अगर इन्फ्लेशन थले नहीं आई तो जिल बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा नॉर्मली, चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे रिसेशन अगर इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल होती तो रिसेशन क्रिएट किया जाता है, वो क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उस सिचुएशन की होता है जी जिन्नी इन्फ्लेशन है, अगर उस तो लेट्स से कि 7% इन्फ्लेशन है, सानू इंटरेस्ट रेट 7.5% ले जाना पड़ेगा उसके कि उस इन्फ्लेशन तो अद्धा परसेंट या 1% ऊपर ले जाके खड़ा कर दियो, तो इन्फ्लेशन एक झटके गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसा बिल्कुल स्क्वीज हो जाता है बाहर जाके।
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਡੇਵਿਡ ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਕੱਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਇਹ ਇਕਲੌਤੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਲੌਤੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕੱਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਕੱਲਮ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡੇਵਿਡ ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ 1% ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜੀ। अगली कॉल में बढ़ते हैं जी। हाँ जी गिरीश जी, आप ऑन दी एयर हैं। गिरीश जी गो अहेड। मोंगा जी से मेरा सवाल है, मोंगा जी सब्बरवाल साहब को तो अच्छा नहीं लगेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ना, लेकिन वो तो मजबूरी है जी, वो तो करना ही पड़ेगा। और अपने गवर्नर साहब ने कहा है कि वो तो करके रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये तो अभी कहाँ 5.3 से 2 पॉइंट पे आना है, तो मुझे लगता है कि 1.25% या 1.5% तक की जरूरत पड़ेगी। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं जी? थैंक यू सर। मैं गिरीश जी पहले मैं एक मिनट टोक रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा जी? जिस चीज में सबका भला हो मैं भी उसके साथ हूँ। मुझे बुरा क्यों लगेगा मेरे मालिक? धंधा तो वो कम हो जाएगा ना फिर तो। अच्छा, तो फिर मतलब कि मैं इतना सेल्फिश हो गया हूँ कि मैं सिर्फ रियल एस्टेट के लिए बैठा हूँ, बस ये आपका कहना है ना? घरों की सेल नहीं होगी तो रियल्टर्स की इनकम भी तो कम हो जाएगी ना, ये भी तो सोचिए। नहीं, रियल्टर्स की बात कर रहे हैं या पीके सबरवाल की बात कर रहे हैं? मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ जी। हाँ जनरल कहिए ना जी, पीके सबरवाल मत लीजिए ना। नहीं मतलब थैंक यू, रियल कोई नहीं। हाँ मोंगा साहब। हाँ जी। तो जब तक ये रेट बढ़ेगा तो सवा तो मुझे लगता है कि 1.5 तक करेंगे, कि उन्होंने तो बोला है कि वो तो करके रहेंगे, तो सुनेंगे नहीं किसी की। तो मुझे लगता है कि 1% क्या 1.25 या 1.5 भी हो सकता है जी। थैंक यू सो मच। गिरीश जी, ये सारी चीजें हम कुछ भी बोल लें, लेकिन ये सारी चीजें रिपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होती। अब आज कल जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई उसके बाद अब 0.75 पे बात आ गई, नहीं तो पहले 50 की बात चल रही थी 7 सितंबर को। तो ये सारी चीजें उसी पे बेस है। देखिए तभी मैं कह रहा हूँ ना, इस साल के एंड तक जाते जाते 1% बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद भी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आई देन दे विल इंक्रीज इट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोला जब पीके जी से बात कर रहा था कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएगी तो वो 7.5% भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 7% अगर हमारी इन्फ्लेशन है तो वो 7.5 पहुंच जाएंगे। तो करने को तो कुछ भी हो सकता है। हमारा दिल जो बोल रहा है हम कुछ मर्जी बोलते रहें, लेकिन जब तक रिपोर्ट पे हम डिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम कोई भी चीज को सर्टन नहीं कह सकते हैं इस इकोनॉमी में, क्योंकि सारी चीजें डेटा डिपेंडेंट है चीज विच। जी बहुत शुक्रिया जी। और असी बढ़ांगे जी अपनी अगली कॉल वाल। हाँ जी अनिल जी तुसी आंदे रहो। अनिल जी गो अहेड। युद्धवीर जी सुप्रभात जी। मैं समस्त मानवता के मंगल की कामना करता हूँ। यस स्पोर्ट जी। सुप्रभात जी। यस धन्यवाद अनिल जी। मोंगा जी और अपने हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जी, आपको सभी को नमन है जी। आप समाज को बहुत अच्छा समय देते हैं, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोंगा साहब, एक जो आप ये जो इन्फ्लेशन का जो सारा कार्यक्रम चल रहा है, आप इसका मापदंड क्या मानते हैं? इसका मापदंड क्या है? सर ये चीजें सारी, इसमें लगभग 800 चीजें काउंट होती है इन्फ्लेशन में। तो उन सारी मैं चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी कीमत की बात कर रहा हूँ। कीमत की जो इसका जो मापदंड है चीजों का, तो वो तो भ्रमित करने वाला कार्यक्रम है। सरकार जब भ्रमित करना चाहती है तो वो चीजों पे आ जाती है। वो 2 लाख की चीज को भी वही मानेगी, वो जो 1.25 की आइटम होती थी वो आज 5 की हो चुकी है। वो ये तो भ्रमित, सरकार ने जब जनता को, टैक्स पेयर को भ्रमित करना होता है तो वो सब चीजों पे आती है। जब सत्यनिष्ठ की बात करनी होती है तो वहां सरकार थोड़ा सा पीछे हट जाती है। ये समस्या वाला काम है, क्योंकि आम वर्ग उसका उद्देश्य ही नहीं है।
तो समस्या क्या है कि अब कुल मिला के जो वातावरण है, मेरा प्रश्न ये है कि इसका मापदंड क्या है। जिन्होंने 7%, 8% या 15% का जो इन्फ्लेशन बताया जा रहा है, इसका मापदंड क्या है? क्योंकि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो तो 300% बढ़ी हुई हैं, वो तो 300, 400, 200, 250 ऐसे % बढ़ी हुई हैं। तो ये तो सरकार जो है भ्रमित कर रही है, जो दे रही है, जो आदमी को जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, जो अब अपने आप को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप जो मर्जी परिभाषा कर लो, लेकिन जो परिभाषा जो है जिंदा रहने की जो चीजें हैं वो तो 250-300% बढ़ी हुई है। तो इन्फ्लेशन का जो मापदंड है, मेरा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है जी। अब बताइए सर, मैं जो भी आपने बोला सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो मापदंड है बेसिकली बैंक ऑफ कनाडा ये चाहता है कि हमारी इन्फ्लेशन 2% के करीब रहे। सो उसको वो 2% तक लाना चाह रहे हैं। सो अभी वो जो 7 पहुंची हुई है या 8 पहुंच गई थी, वो मापदंड उनको 2% पे लाना है। बेसिकली उनका टारगेट ये है और वो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उसको वो 2% पे लाके खड़ा करते हैं। जो 2% है वो क्या जो पुरानी कीमतें उसके ऊपर या आज की कीमत के ऊपर? नहीं, हर साल के उसमें 2% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वो जो ये कहते हैं। नहीं, पिछले साल की जो प्राइस था। नहीं मोगा साहब, एक मिनट। देखिए, ऐसा होता है जो कीमतें बढ़ी हुई हैं ऑलरेडी 200 से 300% बढ़ी हुई हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज को लेने जाओगे बाजार के अंदर, तो आपकी जो चीजें हैं 200 से 300% बढ़ी हुई है। तो क्या वो जो टैग लगा रहे हैं उसके ऊपर 2% जो आप बढ़ाना चाह रहे हो, वो 300 जो ऑलरेडी 300% बढ़ा हुआ उसके ऊपर 2% बढ़ाना चाह रहे हो, या उसको वास्तविक स्थिति के ऊपर ला के जो वो $1 या $1.5 की जो आज 5 की हुई है उसको 1.5 के ऊपर 2% करना चाह रहे हो? तो मापदंड कहाँ? वापिस तो ला ही नहीं सकते मेरे ख्याल से, तो करंट के ऊपर जाएगा जी। इन्फ्लेशन जो हर साल जो कीमत बढ़ रही है, जैसे 7.6 बोल रहे हैं भी, तो वो कह रहे हैं 2% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, यानी जो पुराना हो गया। ये मेरा मानना है। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक जाते जाते हम 2 से 3% के बीच में पहुंच जाएंगे, उनकी ये परिभाषा। मतलब बढ़ेगा, फिर भी कम नहीं होगा अनिल जी। और यानी कि जो 300% है वो तो गया, जो आम आदमी को जो 300% की ठीक कह रहे हैं चोट थी वो तो पड़ गई। जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब अगली बात और है। अब देखिए, आपका बहुत विस्तृत अनुभव है, आपका विषय है ये आपका, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे जो दूसरे बुद्धिमान वर्ग बैठे हुए हैं उनका भी विषय है ये हर व्यक्ति का विषय है। तो इंटरेस्ट को मात्र इंटरेस्ट को बढ़ा देना और कोई उपाय ना करना, तो क्या इससे आपको लगता है ये महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, या लोग मात्र भ्रमित होंगे और बैंकों के घर बढ़ जाएंगे, फिर उनके रिजर्व पहाड़ जैसे हो जाएंगे? आपका क्या विचार है? सर देखिए, इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में, जिसने भी इकोनॉमी पढ़ी है, जो इस फील्ड से है, जो फाइनेंस इकोनॉमी, जिन्होंने भी किताबें पढ़ी हैं, अपनी ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, उन किसी से भी ये इकोनॉमिस्ट जो है, इन सब के हिसाब से इंटरेस्ट रेट इज ओनली द थिंग। पैसा स्क्वीज करना है मार्केट से, देन ओनली यू कैन ब्रिंग द इन्फ्लेशन डाउन। पैसा स्क्वीज करने का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, एंड जितनी भी और फालतू चीजें फंडिंग हो रही है, या बैंक ऑफ कनाडा जैसे कोई स्टिमुलेशन दे रहा है किसी तरह का, कोई बॉन्ड बाइंग कर रहा है, एसेट बाइंग कर रहा है, वो सारा रोक दिया जाए, पैसा अब निकलना बंद कर दिया जाए। इकोनॉमी के हिसाब से ये रूल होता है। इस हिसाब से हम, जैसे होता है ना, एक आदमी को भैया बुखार चढ़ा, इसको एंटीबायोटिक देके ये हमारा बैक्टीरिया हम निकाल सकते हैं, तो एंटीबायोटिक है। इंटरेस्ट रेट इज एंटीबायोटिक फॉर इन्फ्लेशन। अगर बाकी कोई और बोलना चाहे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं उसको बोलूंगा उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको इकोनॉमी की नॉलेज है। इकोनॉमी की अगर तुझे नॉलेज है तो वो इंटरेस्ट रेट और पैसा स्क्वीज करके ही आप निकाल सकते हैं। हाँ, ये देखिए मुंगा साहब, ऐसा होता है कि किताबें पढ़ना और उसको व्यवहारिक तौर से जमीन के ऊपर उतारना, ये दो अलग अलग विषय होते हैं। लेकिन ये जब नहीं, मुंगा साहब मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो बड़े उत्कृष्ट रिजल्ट आते होते हैं, बहुत बढ़िया परिणाम आते होते हैं, ठीक है। जब अनुभव और ज्ञान दोनों जब मिल जाते होते हैं, है ना,
तो अब इसमें ये जो समस्या है, देखिए अब सरकार के पास 14% का एक फिगर आया था पीछे, जी ने दिया था कि जो सरकार की जो टोटल इनकम का जो सोर्स है उसमें 14% जो प्रॉपर्टी से जो टैक्स आता है उससे इनको मिलता है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब उसकी जो प्रॉपर्टी का जो हाल है वो आज की तारीख और में आप देख रहे हैं, और ये और जाके वर्ष की तरफ जाएगा ये। ठीक है जी, और ज्यादा खतरनाक तरह। तो सरकार का जो 14% है वो आई थिंक 4% भी ना आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार के लिए 10% का या 5% का या 3% का उसका जो इनपुट है अगर वो कम हो जाता है, उसकी आय के अंदर कमी हो जाती है, तो सरकार को उसकी क्योंकि जो खर्चे तो उन्होंने पहाड़ जैसे बना रखे हैं, क्योंकि खर्चा जो है वो तो फिक्स है, उसको ये कम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने मानवता के नाम पे दुनिया में कहीं पहुंच जाना है और टैक्स पेयर का बिलियंस ऑफ डॉलर लगा देना है। इनको अपने देश से मतलब नहीं है, इनको मानवता से ज्यादा लेना देना है, तो इनको अपने टैक्स पेयर से भी लेना देना नहीं है। ठीक है जी, अब कुल मिला के जो इनका वो जो कम होगा वो कम की भरपाई कहाँ से होगी, आपका क्या विचार? सर देखिए, वो सरकार को कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा या हम डेफिसिट में जाएंगे बेसिकली। लेकिन आप बैंक ऑफ कनाडा को अलग कर दीजिए, सरकार को इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ कनाडा बढ़ा रहा है, ना कि सरकार बढ़ा रही है। सरकार को इससे नुकसान हो रहा है, दे डोंट केयर राइट नाउ, उनको कोई मतलब नहीं है अगर सरकार के उसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको ये महंगाई अगर इसी तरह से बढ़ती चली गई तो वी कैन बी इन ए डीप रिसेशन। सो डीप रिसेशन में जाने की बजाय अगर हम शैलो, बैंक ऑफ कनाडा का काम ये है कि वो अगर हम शैलो से काम चला लें, शैलो रिसेशन से चले जाएं और उससे बच जाएं, हम सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएं और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में ले आए, तो वो उसका टारगेट है। उसका टारगेट ये नहीं है कि हाउसिंग मार्केट नीचे जा रही है, उससे टैक्स सरकार को कितना आएगा, मतलब ही नहीं है उसको। अच्छा, एक विचार हो रही हूँ मगर एक बात और है। देखिए ऐसा है कि सरकार ने भी जैसे व्यापारी वर्ग होता है व्यवहार करता है, सरकार ने ठीक वैसा ही व्यवहार किया जी। बहती गंगा के अंदर हाथ धोने वाला कार्यक्रम किया। हुआ क्या कि जो आपका जो क्रूड ऑयल है उसका तेल की कीमत आगे बढ़ गई, कभी $1 के आसपास थी, ये 2 तक चली गई। तो यानी कि सरकार को भी जो कर मिला वो दुगना मिला। बिल्कुल मिला, सरकार को भी दो गुना मिला। वहां पे वो चुप रहे, वहां उन्होंने सारा भी बाजार के ऊपर डाल दिया, बाजार की शेल्टर लेके वो अपना आराम से टैक्स को अपनी भरपाई करते रहे जी, चुपचाप, कोई किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। अब कुल मिला के अगर सरकार थोड़ी सी भी सूझवान होती, उनको अपने नागरिकों की चिंता होती, तो क्या वो अपने टैक्स को वहां नहीं ला सकते थे कि जिससे कि उनके पहले ही काम चल रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं तेल की प्राइस के ऊपर मुझे बात पूरी कर, अगर उसकी जो तेल की मुझे बात तो पूरी करने, छोटा सा वाक्य रहेगा, प्लीज। तो उसका जो सरकार अगर उसके ऊपर टैक्स कम कर देती तो सरकार का टैक्स तो उतना ही रहना जितना पहले मिल रहा था, लेकिन तेल की कीमतें कहीं कम आ जाती। उन तेल की कीमतों के कम होने से जो प्राइस बढ़ा हुआ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगता, और जो आज की स्थिति है उससे हम बच सकते थे। आपका क्या विचार? अनिल जी, एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे हम शो करते हैं या इकोनॉमी एंड रियल एस्टेट पे, आप इसको पॉलिटिकल बना देते हो हमेशा। आपने आज पॉलिटिकल कुछ नहीं चल रहा, आज सिर्फ मुझे सरकार को ये नहीं। देखिए अब देखिए जो तेल की कीमत तेल के ऊपर जो टैक्स उन्होंने ले लिया, अगर वो उसके ऊपर टैक्स कम करके टैक्स को कम करके अपने स्लैब को, जितना आपको $1 के ऊपर टैक्स मिल रहा था उतने टैक्स रख के टैक्स को स्लैब को कम करके तेल की कीमत कम कर देते, तो क्या कीमतों के ऊपर अंकुश नहीं लगता कहीं? कर सकते थे वो। अब ये चीज आप अपने एमपी से पूछिए, मैं तो कुछ नहीं बता सकता क्यों नहीं किया उन्होंने। ओंटारियो गवर्नमेंट ने तो घटाया ही था, ओंटारियो गवर्नमेंट ने तो कुछ सेंट्स घटा दिए थे। तो आप ये चीजें तो आपके एमपी से पूछ रहे हैं, मेरे से मत पूछिए आप। पूछे मैं विचार, यहाँ देखिए हम ये चर्चा का मंच है, यहाँ ये ज्ञान वर्धन का मंच है, यहाँ पे हम ज्ञान साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, है जी। लेकिन आपको अनिल जी हम अगले प्रोग्राम में ज्यादा डिटेल में कर लेंगे सर। कॉलर बहुत वेट कर रहे हैं, कॉलर बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, मैंने प्रश्न दे दिया कि आप इस पर मंथन कीजिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, श्योर। हाँ जी। अमरजीत जी तुसी आंदे रहो। अमरजीत जी क्विकली। हाँ जी
ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਯੂ ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਮੀਨ ਪੰਕਜ ਮੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਕਿ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਦਾ ਵੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਧੂ ਉਹ ਫਲੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ 7% ਵੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਦ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਜਿਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਕਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। 1 ਮਿੰਟ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਪੀਕੇ ਜੀ ਫਸਟ। ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਰਸ਼। ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਆਫਰਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ we are also selling lot many projects, but we are very cautious कि how to make our clients satisfied and happy। ताइयों थारी तसल्ली होती, सारा client खुश है तो ऐसे खुश है। We don't want to earn a simple money today and to lose tomorrow। So also मैं एक बड़ी गल की थी, बड़ी मशहूर हुई सी कि we don't need customers, we want clients। कस्टमर वास्ते तो किसी को कुछ भी बेच दो दोबारा आएगा ही नहीं, बट क्लाइंट वास्ते तो उन्हें चंगी चीज बेचनी पड़ेगी, उन्होंने सेटिस्फाई करना पड़ेगा ताकि वो बार बार आए, ताकि तुम्हारा क्लाइंट बनेगा। इन नटशेल फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टैक्ट अस 647-299-4757 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। जी पंकज जी सर फोन नंबर दे दो पंकज जी। 6472851007। थैंक यू। उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਬੀਤੇਗਾ। 416 475 5000। हैव वंडरफुल डे। थैंक यू।